नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर एपिसोड आपको मिलते हैं इमोशंस, थ्रिल और नेक्स्ट लेवल इमेजिनेशन का पूरा डोज। शुरू करने से पहले एक छोटा सा फेवर, नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो और हाइप वीडियो फीचर पर क्लिक करके हमें हाइप पॉइंट्स जरूर दो। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा साथ निभाएं। अध्याय 53, चचेरे भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। भीम सिंह चौहान उत्साहित दिखे और अर्जुन शर्मा को लगातार प्रोत्साहित करते रहे। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अर्जुन शर्मा कुछ असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें मना नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। दूर से 12 विशाल दिव्य स्तंभ दिखाई दिए। भीम सिंह चौहान निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं कर सके कि वे अर्जुन शर्मा का प्रदर्शन देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, इसलिए वे सीधे 12 दिव्य स्तंभों के आधार पर पहुंच गए। वहां 12 दिव्य स्तंभ थे, जो अनगिनत वर्षों से अछूते थे। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय ने इस स्थान पर अपने प्रतिबंध भी हटा लिए थे, लेकिन फिर भी, जब तक कि वे बहुत उब न जाएं, स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के अनुयायी यहां बहुत कम आते थे। इस समय आसपास कोई नहीं था। भीम सिंह चौहान ने पहले दिव्य स्तंभ की 2 बार परिक्रमा की, फिर एक बड़ा मंच ढूंढा और प्रतीक्षा भरी मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन शर्मा ने उसका पीछा किया, पहले दिव्य स्तंभ पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। अर्जुन शर्मा तियानलोंग संप्रदाय की उदासीनता से कुछ हद तक निराश थे। आखिरकार, उनके दादा ने कई वर्षों तक तियानलोंग संप्रदाय में सेवा की थी और कड़ी मेहनत की थी, भले ही उन्होंने कोई बड़ा योगदान न दिया हो। लेकिन तियानलोंग संप्रदाय ने उनके दादा के साथ किए गए व्यवहार को सिर्फ एक ड्रैगन यांग फल की वजह से त्याग दिया, जिसने अर्जुन शर्मा के दिल को सचमुच झकझोर दिया। अगर मेरे नाना का परिवार यहाँ न होता, तो मैं संप्रदाय का नेता भी नहीं रहना चाहता। तुम मेरे प्रति क्रूर रहे हो। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। यही अर्जुन शर्मा का जीवन सिद्धांत है। वह ऐसा आदमी है जो यदि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह आपको 10 गुना अधिक लौटाएगा, लेकिन यदि आप उसे थप्पड़ मारेंगे तो वह आपको धूल में मिला देगा। यहाँ एक और दिखावा आ रहा है। अर्जुन शर्मा मुस्कुराते हुए पहले दिव्य स्तंभ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, एक शक्तिशाली दबाव उसकी ओर बढ़ा। इस दबाव ने कोई शारीरिक बल नहीं लगाया, इसने सीधे मन पर कार्य किया, आत्मा को प्रभावित किया और असीम महिमा का संचार किया। हालांकि अर्जुन शर्मा के खिलाफ इस तरह का दबाव पूरी तरह से बेकार था। कौन है ये? वह मुख्य पात्र है। स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज द्वारा तैयार किए गए इस जादुई हथियार की तो बात ही छोड़िए, स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज के साक्षात उपस्थित होने पर भी अर्जुन शर्मा को डर नहीं लगेगा। सक्रिय करो नायक का प्रभामंडल। ठंडी हंसी के साथ अर्जुन शर्मा आगे बढ़ते रहे। जैसे ही नायक का प्रभामंडल सक्रिय हुआ, अर्जुन शर्मा के दिमाग में रहस्यमय शक्तियों की एक श्रृंखला प्रस्फुटित हुई। तभी अर्जुन शर्मा की छाती पर खजाने की तलाश में चूहे ने नींद में अपना छोटा सा सिर कपड़ों से बाहर निकाला, फिर एक हैरान भाव प्रकट किया और खुशी से आंखें भींच लीं। खजाने की तलाश में चूहे के शरीर में एक अदृश्य भाग्य शक्ति का प्रवाह हुआ, जो उसके छोटे से सिर के अंदर गहरे क्रिस्टल में संघनित हो गया। अर्जुन शर्मा के लिए उनकी आंखों के सामने की दुनिया तुरंत बदल गई। पहले तो बस दिव्य स्तंभ और उस पर बनी ड्रैगन जैसी नक्काशी ही दिखाई दे रही थी, लेकिन नायक का प्रभामंडल सक्रिय होने के बाद अर्जुन शर्मा के सामने की ड्रैगन जैसी नक्काशी जीवंत हो उठी और एक दिव्य ड्रैगन में बदल गई, जो तेजी से इधर उधर घूमने लगा। विरासत में मिली जानकारी को लगभग बलपूर्वक दिव्य स्तंभ से खींचकर अर्जुन शर्मा के शरीर में डाल दिया गया। केवल 3 सांसें ही बीत चुकी थीं। एक दिव्य शक्ति, आकाश में उड़ता दिव्य ड्रैगन, सीधे अर्जुन शर्मा के दिमाग में कौंधी। अर्जुन शर्मा भावशून्य रहे, उनके भावों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिखा। वे पहले दिव्य स्तंभ के पास बिना रुके चले गए, क्योंकि उन्हें नायक की आभा पर पूरा भरोसा था। अर्जुन शर्मा ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भीम सिंह चौहान पूरी तरह से अचंभित रह गए। वह तो बस अर्जुन शर्मा का जलवा देखने आया था, लेकिन भीम सिंह चौहान को अंदाजा भी नहीं था कि उसके चचेरे भाई की शेखी इतनी ज्यादा बेतुकी होगी। कितना समय बीत चुका था और पहला दिव्य स्तंभ तो पहले ही खुल चुका था। उसी क्षण पहला दिव्य स्तंभ असीम प्रकाश से जगमगा उठा और आकाश में ऊपर उठ गया। एक अजगर धरती पर उतरा, शून्य से ऊपर उठता हुआ एक चमकदार प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया।
यह एक संकेत है। यह एक संकेत है जो स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभों के ज्ञानोदय का प्रतीक है। चचेरे भाई, तुम चांद पर क्यों नहीं उड़ जाते? भीम सिंह चौहान ने अपना चेहरा ढक लिया। बीते वर्षों को याद करें तो अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभों को चुनौती देने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी बुरी तरह विफल रहे। फिर भी मेरे चचेरे भाई ने पलक झपकते ही पहले दिव्य स्तंभ को समझ लिया। अगर उन लोगों को ये पता होता तो शायद जीवित लोग बहुत क्रोधित होते। यहाँ तक कि मृतक भी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। संजय चौहान बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि वह बहुत भारी मन से महसूस कर रहा था। रास्ते में संजय चौहान यही सोचते रहे कि 50 करोड़ पुण्य की बड़ी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, लेकिन बार बार सोचने के बाद आखिरकार संजय चौहान ने निराश होकर हार मान ली। हालांकि उसी समय एक चमकदार प्रकाश स्तंभ एक राजसी ध्वनि के साथ आकाश में प्रकट हुआ। संजय चौहान पूरी तरह से अचंभित रह गए। वह निश्चित रूप से जानता था कि सार का वह चमकदार स्तंभ क्या दर्शाता है। वह इसलिए अचंभित था क्योंकि वह ये बात जानता था। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कितना समय हो गया, पहला दिव्य स्तंभ तो पहले ही खुल चुका है। किसी ने इसे समझा है। हे भगवान, भतीजे, तुमने क्या किया? ठीक उसी तरह जैसे पहले दिव्य स्तंभ को खोला गया और उसमें से प्रकाश का एक चमकदार स्तंभ प्रकट हुआ। संपूर्ण स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय चिंतित हो गया। आखिरकार शोर इतना अधिक था कि जो लोग एकांत में थे उनके अलावा जो भी स्वतंत्र थे वे आश्चर्य और भ्रम में बाहर आ गए तथा दूर स्थित प्रकाश के स्तंभ को स्तब्ध होकर देखने लगे। कितने साल हो गए। स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभ लंबे समय से एक किंवदंती रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज उन्हें खोल दिया गया है और किसी ने वास्तव में पूर्वजों द्वारा दी गई गुप्त दिव्य शक्ति को समझ लिया है। कौन है भाई, ये वास्तव में कौन है? बलराज वर्मा गुफा के बाहर। लोकेश वर्मा बलराज वर्मा के पास खड़े होकर मन ही मन बुदा रहे थे। ये कैसे संभव है? लॉन्गयान की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसकी आंखों की गहराई में गहरा भय देख सकता था। बलराज वर्मा को किसी व्यक्ति से इतना डर कभी नहीं लगा। अब अर्जुन शर्मा ने ये कर दिखाया है। अगर हम इस बच्चे को अभी नहीं मारेंगे तो हमें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। लॉन्गयान ने खुद से कहा। उसके चेहरे पर भयानक हत्या का इरादा चमक रहा था। संपूर्ण त्यानलोंग संप्रदाय घोर भ्रम की स्थिति में था, लेकिन जल्द ही उन्हें यह जानकर निराशा हुई कि यह तो केवल शुरुआत थी। 10 सांसों से भी कम समय में प्रकाश का एक और चमकदार स्तंभ तुरंत प्रकट हुआ। प्रकाश के 2 स्तंभ जुड़वां ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ रहे थे, जिससे दुनिया हिल गई। दूसरा एक। कई लोग डर के मारे चीखने लगे। फिर से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इससे भी बदतर चीजें घटित हुई हैं। प्रकाश की तीसरी चमकदार किरण अचानक प्रकट हुई। फिर चौथा आता है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 12वीं तक। प्रकाश के 12 विशाल स्तंभों ने पूरे स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय को प्रकाशित कर दिया, जिससे संप्रदाय तुरंत एक रंगीन आवरण में ढक गया। सभी दर्शकों को, चाहे वे शिष्य हों या उच्च पदस्थ सदस्य, अधिकतम 9.99 मिलियन अंकों की क्षति हुई, जिससे वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। धत्तेरी की, क्या दिव्य ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभों में खराबी आ गई है? या क्या दुनिया सचमुच पागल हो गई है? 1 मिनट से भी कम समय में 12 दिव्य स्तंभ एक के बाद एक चमक उठे। अगर कोई इंसान ऐसा कर सकता तो वह इंसान ही नहीं होता। इस समय कोई व्यक्ति 12 चमकदार दिव्य स्तंभों से घिरे क्षेत्र से बाहर आया। संजय चौहान और भीम सिंह चौहान के पास पहुंचा और शांति से कहा, चाचा, चचेरे भाई, सब कुछ हो गया, अब आप जा सकते हैं। ये शब्द सुनकर संजय चौहान और भीम सिंह चौहान के मुंह से खून निकलने लगा। पिता और पुत्र की आंखों में आंसू थे और वे सचमुच एक दूसरे को कोसना चाहते थे। आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं? आप इतने सपाट स्वर में कैसे बोल सकते हैं? क्या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? प्रारंभिक सदमा अंततः शांत हो गया और पूरा त्यानलोंग समुदाय, जो अब पूरी तरह जाग चुका था, उत्साह से भर गया। एक के बाद एक आकृतियां आकाशीय ड्रैगन संप्रदाय के 12 दिव्य स्तंभों के ऊपर से निकलकर हवा में चमक उठीं। ये सभी लोग आकाशीय ड्रैगन संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्य थे और उनका नेता आकाशीय ड्रैगन संप्रदाय का स्वामी देवराज सिंह था। कौन है भाई?
देवराज सिंह की आंखों में तेज चमक आ गई जब उन्होंने अर्जुन शर्मा और नीचे खड़े अन्य 2 लोगों को देखा। 1 मिनट में उसने 12 दिव्य स्तंभों को तोड़ दिया। यदि यह सचमुच हमारे संप्रदाय के किसी शिष्य द्वारा किया गया होता तो देवराज सिंह उस शिष्य के सिर को पकड़ लेते और उसके माथे पर 3 बार तेज झटके मारते। बुजुर्गों का एक समूह भी इस पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था। नीचे पहाड़ हैं, क्या ये वह हो सकता है? और जियोफांगक्सुआन, क्या ये वह हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है ये वही लड़का है। जाना पहचाना सा लग रहा है। अब याद आया, लगता है ये जयदीप का पोता है। चाहे कोई भी हो, यह एक उल्कापिंडीय वृद्धि है। कई बुजुर्ग गौर से देख रहे थे। तभी जब और भी लोग आ गए, देवराज सिंह ने हाथ हिलाकर शिष्यों को पास आने से रोक दिया। फिर वे संजय चौहान के सामने उतरे और उत्साह से पूछा, श्यान्यू, तुम कौन हो? संजय चौहान चुप रहे। संजय चौहान ने लाल चेहरे के साथ अर्जुन शर्मा की ओर देखा और आंखों से जवाब दिया। देवराज सिंह ने गहरी सांस ली, अर्जुन शर्मा की ओर देखा और अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा, आप एल्द जयदीप के पोते हैं, जिनका नाम अर्जुन शर्मा है ना? यह मैं हूँ। अर्जुन शर्मा शांत रहे, भले ही उनसे बात करने वाला व्यक्ति स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय का नेता था। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए देवराज सिंह ने फिर पूछा, स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभ, क्या आप उन्हें समझ पाए? अर्जुन शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ये सही है। अच्छा। देवराज सिंह अचानक चिल्लाए, अर्जुन शर्मा, आज से तुम इस संप्रदाय के कनिष्ठ संप्रदाय प्रमुख हो और तुम्हारा दर्जा एक बुजुर्ग के बराबर है। जब तुम्हारी साधना पर्याप्त हो जाएगी तो मैं पद छोड़ दूंगा और यह पद तुम्हें दे दूंगा। ये कहने के बाद देवराज सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की और आह भरते हुए कहा, स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में फलेगा फूलेगा। देवराज सिंह ने पहले सोचा था कि अर्जुन शर्मा उनकी बातें सुनकर भावुक हो जाएंगे और तुरंत अपनी वफादारी का इजहार कर देंगे, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं नहीं चाहता। अर्जुन शर्मा की आवाज धीरे से गूंजी। देवराज सिंह स्तब्ध रह गए, कुछ हद तक अविश्वास में पड़ गए, यहाँ तक कि उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है, और वे खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, आपने अभी क्या कहा? अर्जुन शर्मा ने ठंडी मुस्कान दी और सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कहा था मुझे यह नहीं चाहिए। जो भी जूनियर सेक्ट मास्टर का पद चाहता है वह इसे ले सकता है। खैर, मुझे यह नहीं चाहिए। देवराज सिंह पूरी तरह से अचंभित रह गए। बाकी लोग भी लगभग वैसे ही थे, स्तब्ध। उनकी निगाहें अर्जुन शर्मा की ओर बदल गईं, मानो वे किसी पागल को देख रहे हों। युवा मास्टर तियानलोंग, ये व्यवहारिक रूप से स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय का पूर्व निर्धारित भावी नेता है। डोंगजोऊ के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक, तियानलोंग संप्रदाय के नेता का पद अत्यंत प्रतिष्ठित है। एक विचार से वह दुनिया बदल सकता है। आपने जूनियर मास्टर बनने से इनकार कर दिया, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? देवराज सिंह क्रोध से कांपते हुए हौंफने लगे और गहरी आवाज में बोले, क्यों? ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अर्जुन शर्मा ठंडी मुस्कान के साथ बोले। उनके शब्दों में अहंकार झलक रहा था। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय का युवा गुरु कैसा है? स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय का मुखिया कैसा है? उसके दिल में जिन लोगों की वह परवाह करता है, उनके अलावा चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो, वह उसे जरा भी नहीं हिला सकता। सिर्फ इसलिए कि वह अर्जुन शर्मा है। वह निश्चित रूप से मुख्य पात्र है। देवराज सिंह का चेहरा तुरंत ही भद्दा हो गया। उसे इस दृश्य की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। उसने जूनियर सेक्ट मास्टर का पद छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे पक्ष को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये कितना बड़ा नुकसान था। उसके लिए तो यह अपमान से भी बदतर था। आप? देवराज सिंह अचानक अर्जुन शर्मा को थप्पड़ मारकर उसे होश में लाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, देवराज सिंह को अर्जुन शर्मा का चमत्कारी क्षण याद आ गया और उन्होंने खुद को रोक लिया। अर्जुन शर्मा के बगल में संजय चौहान की अभिव्यक्ति जटिल थी, लेकिन अंततः वह एक कड़वी मुस्कान में बदल गई। भीम सिंह चौहान ने प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। मेरा भाई अद्भुत है। आप पहले व्यक्ति हैं जो संप्रदाय के नेता के चेहरे पर इस तरह थप्पड़ मार सकते हैं और आप हिलते तक नहीं। जहां तक तियानलोंग के बुजुर्गों और उनके शिष्यों का सवाल है, वे केवल अपनी आंखें घुमा सकते थे। आखिरकार ये दृश्य बहुत नाटकीय था। उस समय अर्जुन शर्मा ने शांतिपूर्वक कहा, संप्रदाय प्रमुख,
नियमों के अनुसार एक दिव्य स्तंभ के पास से गुजरने से 1 करोड़ का पुण्य बढ़ जाता है ना। देवराज सिंह का मूड खराब था और यह सुनकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनकी नाक टेढ़ी हो गई। साले, तुम्हें जूनियर सेक्ट मास्टर का पद नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी नज़र मेरिट पर है। तुम तिल उठाकर तरबूज गंवा रहे हो। इसलिए उन्होंने चिढ़कर कहा, ठीक है, मैं 12 दिव्य स्तंभों से होकर गुजरा हूं और कुल 12 करोड़ पुण्य अर्जित कर चुका हूं। मुझे अपने दादाजी को बचाने के लिए एक दिव्य जैड गोली को परिष्कृत करने हेतु ड्रैगन यांग फल की आवश्यकता है। गोली हॉल के बुजुर्गों ने कहा था कि एक गोली की कीमत 5 करोड़ है, लेकिन मैं अभी 2 खरीद सकता हूं। कृपया इसकी व्यवस्था करें, संप्रदाय प्रमुख, अर्जुन शर्मा ने कहा। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। देवराज सिंह अचंभित रह गए। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ था उसे समझने के बाद देवराज सिंह ने मन ही मन धिक्कारते हुए कहा, धिक्कार है, क्या तुम लोग पिल हॉल में बेवकूफ़ हो? तुम एकमात्र ड्रैगन यांग फल के लिए इतने प्रतिभाशाली शिष्य को कैसे अपमानित कर सकते हो? हमने एक तिल तो उठाया, लेकिन एक तरबूज खो दिया। देवराज सिंह को जयदीप चौहान की चोटों और फटते हुए कोर की बात तो पता ही थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सारा काम पिल हॉल पर छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से पिल हॉल द्वारा उन्हें स्वायत्तता देने के फैसले ने एक अद्वितीय प्रतिभा के शिष्य को उनकी पकड़ से छूटने दिया। तुम पिल पैलेस के कमीने, क्या तुम गंदगी खाकर बड़े हुए हो? यदि अर्जुन शर्मा इस कारण से संप्रदाय छोड़ देता है तो मुझे अपनी तलवार से तुम सभी को मार डालने की इच्छा होगी, क्या तुम जानते हो? ये सोचकर देवराज सिंह ने जल्दी से कहा, अर्जुन शर्मा, संप्रदाय एल्डर जयदीप की चोटों की देखभाल करेगा और संप्रदाय ड्रैगन यांग फल मुफ्त प्रदान करेगा। अर्जुन शर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सुना। देवराज सिंह ने हाथ हिलाकर दांत पीसते हुए कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूं, केवल मैं ही निर्णय ले सकता हूं। चिंता मत करो, मैं स्वयं दिव्य जैड गोली की निगरानी करूंगा और अब कोई गलती नहीं होगी। अब जाकर तुम दिल पर ले रहे हो, पहले कहाँ थे तुम? अर्जुन शर्मा को वास्तव में स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय से कोई प्रेम नहीं था, इसलिए उसने हाथ हिलाकर कहा, जो भी हो, खैर, मेरे पुण्य पर्याप्त हैं। यदि संप्रदाय इसे चाहता है तो मुझे इसे देने में खुशी होगी, भले ही वह 100 मिलियन मूल्य का ड्रैगन यांग फल ही क्यों न हो। तभी अर्जुन शर्मा ने कुरूप भाव से बुजुर्गों के समूह की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सच कहूं तो मुझे संप्रदाय की उपलब्धियों की कोई परवाह नहीं है। अगर मैं उन्हें चाहूं तो ले सकता हूं। ये सुनकर कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। पागल, चरम पागलपन, ये तो बहुत ही पागलपन है। कई लोगों ने अर्जुन शर्मा पर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, क्योंकि वह बहुत ही अहंकारी था, लेकिन जब उन्हें याद आया कि उसने 12 दिव्य स्तंभों को तोड़ दिया था, जो स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को अनगिनत वर्षों से परेशान कर रहे थे, तो वे हतोत्साहित हो गए। वे घमंडी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें घमंडी होने का हक है। वे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं, जबकि मैं नहीं। इसके अलावा अर्जुन शर्मा सही थे। अपनी प्रतिभा के बल पर स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय में पुण्य कमाने के सभी रास्ते उनके लिए सीधे रास्ते जैसे थे और वह उन्हें पल भर में अपने कब्जे में ले सकते थे। हालांकि देवराज सिंह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। यद्यपि वह जानता था कि यह संप्रदाय की गलती थी जिसने अर्जुन शर्मा को निराश किया था, देवराज सिंह फिर भी कोशिश करना चाहता था। इसलिए उसने सलाह दी, अर्जुन शर्मा, क्या तुम सचमुच जूनियर संप्रदाय मास्टर के पद पर विचार नहीं करोगे? मैंने तुमसे कहा था, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन शर्मा की रुचि खत्म हो गई। हम ये स्थान छोड़ने वाले हैं। लेकिन उसी क्षण आकाश में अचानक एक भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठी। आप जूनियर संप्रदाय मास्टर का पद नहीं चाहते हैं, तो क्या आप मेरे निजी शिष्य बनना चाहेंगे? अर्जुन शर्मा स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के भीतर एक विसंगति बन गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय उनकी वरिष्ठता पहले से ही बहुत अधिक थी। स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज के निजी शिष्य, इसका क्या मतलब है? इस दुनिया के एक शीर्ष विशेषज्ञ होने के नाते स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज के वर्तमान में केवल 3 नामात्र के शिष्य हैं और उनके निजी शिष्य केवल अर्जुन शर्मा हैं। इसलिए स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 3 सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त शक्तिशाली अमर लोगों को भी अर्जुन शर्मा को वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित करना पड़ा। जहां तक संप्रदाय के नेता देवराज सिंह और उनके वरिष्ठों के समूह का प्रश्न है,
वे थोड़ी दुविधा में थे, क्योंकि चाहे उनकी साधना का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उन्हें अर्जुन शर्मा को देखते ही उन्हें आदरपूर्वक दादाजी कहना पड़ता था। सबसे ज्यादा दुखी तो देवराज सिंह है। ये आदमी अर्जुन शर्मा को जूनियर पंथ प्रमुख बनाने की सोच रहा था, पर अब जूनियर पंथ प्रमुख की बात तो छोड़िए, अर्जुन शर्मा तो शायद उसे भी नीची नज़र से देखेगा। इसलिए अर्जुन शर्मा की पहचान बेहद अजीब थी, जिसके कारण तियानलों के कई उच्च पदस्थ सदस्य उनसे दूर रहते थे। उन्हें डर था कि जब वे इस युवा साथी से मिलेंगे तो उन्हें सम्मानपूर्वक ग्रैंड अंकल कहने के लिए खुद को नीचा दिखाना पड़ेगा। हालांकि अर्जुन शर्मा कुछ उदास थे। यद्यपि स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जो कि काफी दिलचस्प है। अर्जुन शर्मा स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज का निजी शिष्य बनने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। वह निराश जरूर थे, लेकिन उन्होंने चीजों को अपने आप चलने देने का फैसला किया। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। पिछले 2 हफ्तों से अर्जुन शर्मा अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए सीखी गई तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने रक्त ड्रैगन की 9 युआन दिव्य विभाजन तकनीक पहले ही पूरी कर ली है, और उनकी अलौकिक शक्ति 1000 पर्वत 2 पर्वतीय परछाइयों को बुलाने की हद तक विकसित हो गई है। 12 दिव्य स्तंभों से सीखी गई 12 ड्रैगन देव मुट्ठी में भी उनकी दक्षता में काफी सुधार हुआ है। अर्जुन शर्मा ने संजय चौहान से इसका प्रयोग करवाया। अगर वह अभी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे, अपनी शारीरिक शक्ति और अपनी साधना तकनीकों से प्राप्त सभी उन्नतियों के साथ, तो वह एक ही मौके से एक शीर्ष कोर संरचना क्षेत्र विशेषज्ञ को चकनाचूर कर सकता है। उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार एक शीर्ष प्रारंभिक चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर होगा। उस समय संजय चौहान कुछ हद तक हतप्रभ थे। जिस तरह से उन्होंने अर्जुन शर्मा को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी राक्षस, किसी अत्यंत विकृत व्यक्ति को देख रहे हों। आधे महीने के भीतर प्रिया सफलतापूर्वक फाउंडेशन स्थापना चरण में पहुंच गई। अर्जुन शर्मा, एक सहृदय व्यक्ति, ने सीधे एक्सचेंज की दुकान से बड़ी संख्या में स्पिरिट गोलियां खरीदी, जिससे प्रिया का साधना स्तर तेजी से आगे बढ़ा। इस दिन अर्जुन शर्मा गुफा से बाहर निकले और सीधे जयदीप चौहान की गुफा की ओर चल पड़े। पूरे तियानलोंग संप्रदाय के परदादा होने के नाते अर्जुन शर्मा के नाना जयदीप चौहान की चोट तुरंत सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। पहले जयदीप चौहान सिर्फ एक बुजुर्ग थे, लेकिन अब उन्हें परदादा और नाना का अतिरिक्त प्रभामंडल मिल गया है, जिससे देवराज सिंह को सतर्क रहना पड़ता है और दिव्य जेड गोली के शोधन की व्यक्तिगत निगरानी करनी पड़ती है। पिल हॉल ने अतिरिक्त समय तक काम किया और 3 दिन पहले दिव्य जेड पिल का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया। जयदीप चौहान ने इसे ले लिया है और आज वह एकांतवास से बाहर आएंगे। जयदीप चौहान की गुफा के अंदर जब अर्जुन शर्मा अंदर गए तो उन्होंने पाया कि गुफा में एक अपरिचित वृद्ध व्यक्ति के अलावा केवल संजय चौहान और भीम सिंह चौहान ही बचे थे। देवराज सिंह और कुछ वृद्ध लोग बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। जैसे ही अर्जुन शर्मा अंदर आया, भीम सिंह चौहान उत्साह से उछल पड़ा और बोला, चचेरे भाई, दादाजी अपनी चोटों से ठीक हो गए हैं। अर्जुन शर्मा चुप रहे। उसकी नज़रें उस अपरिचित बूढ़े आदमी पर टिकी थीं, उसे गौर से देख रही थीं। ये मेरे नाना हैं क्या? देखने में तो बहुत साधारण लगते हैं, पर इतने दिनों बाद अर्जुन शर्मा को इनकी बहुत कद्र हो गई है। हिंसक, उग्र रूप से सुरक्षात्मक, निडर, वास्तव में एक दुर्जय आदमी। प्राचीन काल में वह डाकू नायकों का नेता रहा होगा, आधुनिक समय में वह निश्चित रूप से एक दबंग सीईओ होगा। जब अर्जुन शर्मा जयदीप चौहान को देख रहे थे, जयदीप चौहान भी अर्जुन शर्मा को देख रहे थे। अपनी चोटों से उबरने के बाद जयदीप चौहान ने जो 2 शब्द सबसे अधिक सुने, वे थे अर्जुन शर्मा, इस हद तक कि वह उन्हें सुनते सुनते थक गए थे। क्या ये लाओ ताजू का पोता है? वास्तव में अच्छा। जयदीप चौहान ने गहरी सांस ली। उन्हें आखिरी बार मिले हुए इतने साल हो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी पहली मुलाकात इस तरह की परिस्थिति में होगी। सीधे शब्दों में कहें तो अर्जुन शर्मा ने उसकी जान बचाई थी। अंत में संजय चौहान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जियो म्यू, क्या तुम अभी तक अपने नाना से नहीं मिले हो? अर्जुन शर्मा का शरीर अकड़ गया और एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद वह फुसफुसाया, दादाजी। अच्छा। जयदीप चौहान जोर से हंस पड़े। उन्हें सचमुच बहुत खुशी हुई। उनका चेहरा संतुष्टि से चमक रहा था, जिससे भीम सिंह चौहान को काफी ईर्ष्या हुई।
जयदीप चौहान की निरंतर देखभाल और चिंता से दादा और पोते के बीच का मनमुटाव धीरे धीरे दूर हो गया। जयदीप चौहान के अनुसार हालांकि वे अर्जुन शर्मा को देख नहीं पाते थे, फिर भी वे अक्सर लोगों को एंजल सिटी भेजकर अर्जुन शर्मा के बारे में पूछताछ करते थे। ये सुनकर कि अर्जुन शर्मा साधना नहीं कर सकते, उन्होंने अर्जुन शर्मा को स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय में लाने का विचार तुरंत त्याग दिया। जयदीप चौहान अर्जुन शर्मा के पालन पोषण के बारे में एक भी बात कभी नहीं भूले। इससे अर्जुन शर्मा को राजवीर शर्मा की तरह ही परिवार का स्नेह महसूस हुआ। हालांकि अर्जुन शर्मा एक ट्रांसमिग्रेटर था, लेकिन चूंकि उसने अर्जुन शर्मा के शरीर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसे अर्जुन शर्मा की हर चीज पर कब्जा करना पड़ा। अपने पिछले जन्म की संवेदनशीलता के साथ अर्जुन शर्मा ने इस जन्म में पारिवारिक स्नेह को और भी ज्यादा संजोया। काफी देर तक बातचीत करने के बाद अर्जुन शर्मा ने अचानक पूछा, दादाजी मेरी माँ अब कहाँ हैं? जयदीप चौहान के चेहरे पर तुरंत भाव जम गए। संजय चौहान ने दुखी भाव प्रदर्शित किया। भीम सिंह चौहान की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने अपना सिर दूसरी ओर देखने के लिए घुमा लिया। अर्जुन शर्मा इस समय सबसे ज्यादा अपनी मां के बारे में खबर जानना चाहते हैं। यद्यपि उसने अपनी मां का चेहरा कभी नहीं देखा था, फिर भी शू और फोन दोनों परिवारों के रिश्तेदारों की उपस्थिति ने उसे आखिरी बार अपनी मां को देखने के लिए उत्सुक कर दिया। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए अर्जुन शर्मा ने गहरी आवाज में कहा, दादाजी मैं अब बड़ा हो गया हूं। अगर आप मुझे नहीं भी बताएंगे तो भी मैं अपनी मां के मामले की जांच करूंगा। देर सवेर मुझे पता चल ही जाएगा। जयदीप चौहान ने गहरी आह भरी। अर्जुन शर्मा को देखते हुए उसकी आंखें पुरानी यादों से भर आईं। काफी देर बाद उसने आह भरते हुए कहा, जियाओ म्यू तुम्हारी मां का नाम लता चौहान है। अर्जुन शर्मा को नाम याद था, वह मर चुकी है। जयदीप चौहान एक क्षण के लिए रुके, फिर अचानक कर्कश स्वर में 3 शब्द बोले। अर्जुन शर्मा पूरी तरह से अचंभित रह गए। मृत? वह मर गया? वह मर चुका है जिससे मैं कभी मिला तक नहीं। शायद ये शारीरिक प्रवृत्ति थी या शायद खून का रिश्ता था, लेकिन इस समय अर्जुन शर्मा की हत्या की मंशा बढ़ गई। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और उसने जयदीप चौहान की ओर देखा। दांत पीसते हुए उसने पूछा, दादाजी मेरी मां कैसे मर गई? जयदीप चौहान की आंखों में नफरत की चमक थी जब उन्होंने कहा, झोंकझोंक के बादल सम्राट द्वारा मारा गया। बादल सम्राट? अर्जुन शर्मा अचंभित रह गए। उन्होंने पहले कुछ विश्व क्लासिक्स पढ़े थे। झोंकझोंक को मार्शल कलाकारों के लिए एक पवित्र भूमि माना जा सकता है, क्योंकि यह अनगिनत अवसरों का स्थान है। वहां केवल एक ही शक्ति आदेश जारी कर सकती है, महान युन राजवंश का अधिपति बादल सम्राट। सम्राट मेघनाद एक महान प्रतिभा और महत्वाकांक्षा के धनी व्यक्ति थे। 300 साल पहले उन्होंने मध्य मैदानों का एकीकरण किया, महान युन राजवंश की स्थापना की और मध्य मैदानों के सभी प्रमुख संप्रदायों को मध्य मैदानों से बाहर स्थानांतरित करने का आदेश दिया। जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे मार दिया जाएगा। जो लोग अवज्ञा करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। जो विरोध करते हैं उन्हें मार डालो। लाखों लोगों के जीवन के साथ मेघ सम्राट ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिससे महान मेघ राजवंश दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित राजवंश बन गया। ऐसी अफवाहें हैं कि मेघ सम्राट की शक्ति मानव अमर क्षेत्र से भी अधिक है, हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। हालांकि यह एक सच्चाई है कि 9वें स्तर का मानव अमर भी मेघ सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सही है, यह बादल सम्राट है। जयदीप चौहान की आंखों में पागलपन की चमक आ गई। उसने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली और हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। उसने घृणा से कहा, तुम्हारी मां तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारे पिता के साथ तियानलों के रास्ते में रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। मैंने काफी देर तक खोजबीन की और कुछ सुराग मिले। आखिरकार मैंने पता लगा लिया कि हत्यारा सम्राट मेघनाद ही था। भले ही यह सम्राट मेघनाद ने नहीं किया हो, पर यह तो उनके द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति था। उस साल उस बूढ़े ने स्वर्ग के लिए एक बलि का आयोजन किया था और 90% संभावना है कि वह बलि तुम्हारी मां ने दी थी। क्या मां को बलि के रूप में इस्तेमाल किया गया था? इस समय अर्जुन शर्मा के मुंह से खून रिस रहा था और उसके दांत टूटने वाले थे। बादल सम्राट, 2 शब्द। अर्जुन शर्मा ने प्रत्येक शब्द को भयानक हत्या के इरादे से बोला। जयदीप चौहान की आंखें चिंता से भरी थीं। संजय चौहान और भीम सिंह चौहान बड़ी चिंता से अर्जुन शर्मा को देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं अर्जुन शर्मा अभी सम्राट मेघनाद से बदला लेने न चला जाए।
जयदीप चौहान ने अर्जुन शर्मा के कंधे पर थपथपाया और गहरी आवाज में कहा, जियाओ म्यू, तुम्हारी प्रतिभा बेजोड़ है। मैंने तुमसे सच इसलिए कहा क्योंकि मुझे अब भी तुमसे उम्मीद है। मैं शायद इस जन्म में बदला नहीं ले पाऊंगा, लेकिन तुम अलग हो। अपनी प्रतिभा से तुम एक दिन अवश्य ही संसार पर छा जाओगे। वह समय आएगा जब सम्राट मेघनाद को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अब मुझे उम्मीद है कि तुम सहन करोगे। सहना शब्द दिल में चुभने वाली तलवार की तरह है, इससे बहुत दर्द होता है, लेकिन बदला लेने का यही एकमात्र रास्ता है। तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जयदीप चौहान नहीं चाहते थे कि उनके पोते को कुछ हो। इतना प्रतिभाशाली पोता पाना उनके लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन इससे जयदीप चौहान और भी चिंतित हो जाते हैं। प्रतिभाशाली लोगों का युवावस्था में ही मर जाना कोई असामान्य बात नहीं है। जयदीप चौहान नहीं चाहते थे कि अर्जुन शर्मा नफरत में अंधे हो जाएं और अपनी जान गंवा बैठें। बहुत बाद में अर्जुन शर्मा ने अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर जयदीप चौहान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मेरी मां के लिए नफरत असहनीय है और मैं इसका बदला लिए बिना नहीं रह सकता। हालांकि मुझे पता है कि मैं अभी उतना मजबूत नहीं हूं। मैं इसे सहन कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी जोंकझोऊ जाना चाहता हूं। जैसे ही जयदीप चौहान और बाकी दोनों के हाव भाव अचानक बदले, अर्जुन शर्मा ने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि बदला लेने के लिए सीधे सम्राट मेघनाद से जाऊं। मैं अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, पहले जोंकझोऊ तक। मुझे उम्मीद है कि मैं उस बूढ़े सम्राट मेघनाद के और भी करीब पहुंच जाऊंगा। एक समय में एक कदम, जब मैं उससे बस एक कदम दूर रहूंगा, वह उसकी मृत्यु का दिन होगा। मेरा विश्वास करो, वह दिन दूर नहीं है। अब अर्जुन शर्मा को नायक की परिभाषा की एक पूरी तरह से नई समझ है। यदि नायक की कोई दुखद पृष्ठभूमि नहीं है, तो वह किस प्रकार का नायक है? ये पहली बार है जब अर्जुन शर्मा ने नायक की पहचान का विरोध किया है। मां को वास्तव में बलि के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यदि अर्जुन शर्मा वीरभद्र को बुला सके, तो वह तुरंत वीरभद्र को यून सम्राट को मारने के लिए महान यून राजवंश में भेज देगा। अगर मुझे पता होता तो मैं दिव्य जनरल कार्ड रख लेता। अर्जुन शर्मा बहुत निराश थे। निर्णय लेने के बाद अर्जुन शर्मा रवाना हो गए। इस बार अर्जुन शर्मा अकेले रहना चाहते थे। ये सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन शर्मा से कसकर लिपट गई और उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुई, जिससे अर्जुन शर्मा उसका खूब फायदा उठा सका। अगर उसका मूड खराब न होता तो शायद वह प्रिया को वहीं ले जाने के बारे में भी सोचता। अर्जुन शर्मा द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद प्रिया ने आज्ञाकारी ढंग से उनकी बातें सुनी, अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह एक अन्यायी छोटी पत्नी की तरह दिख रही थी। वह अपने साथ किसी को नहीं लाए थे, क्योंकि अर्जुन शर्मा इस बार अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने के लिए दृढ़ थे। इससे निश्चित रूप से एक भयंकर तूफान उठ खड़ा होगा। अर्जुन शर्मा को भरोसा था कि वह अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह प्रिया को अपने साथ ले जा पाएगा। इसलिए उसने अनिच्छा से उसे पीछे छोड़ दिया और सुरक्षा के लिए एक्सचेंज शॉप में उसके लिए कुछ खजाने भी छोड़ दिए। जहां तक भीम सिंह चौहान का सवाल है, वह साथ आने पर जोर देते रहे, लेकिन अर्जुन शर्मा ने उन्हें जोर से धक्का देकर भगा दिया। मजाक कर रहा हूं, मैं तो लड़कियों को भी नहीं लाता, तो आप जैसे लड़के को क्यों लाऊंगा? जहां तक लॉन परिवार से संबंधित मामलों का सवाल है, अर्जुन शर्मा ने अस्थायी रूप से अपनी चिंताओं को दरकिनार कर दिया। जयदीप चौहान के अनुसार इस बार उनके घायल होने का कारण ये था कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और बलराज वर्मा उनके हाथों ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सके। 2 सप्ताह बाद अर्जुन शर्मा ने मृत्यु पर्वत श्रृंखला में कदम रखा। ये जगह डोंगजोऊ की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। कहा जाता है कि मौत के पहाड़ों की गहराई में एक अनोखा दानव रहता है, जिससे दानव जानवरों के गठबंधन को भी कुछ हद तक नफरत करनी पड़ती है। इसलिए मृत्यु पर्वत श्रृंखला कुछ भटकते राक्षसों के लिए स्वर्ग बन गई, जो दानव पशु गठबंधन के अधीन होने के लिए तैयार नहीं थे। समय के साथ यह मनुष्यों के लिए एक खतरनाक स्थान बन गया, क्योंकि वहां बहुत अधिक राक्षस थे। कुछ पंथ के अनुयायी कभी कभी प्रशिक्षण के लिए समूहों में मृत्यु पर्वत श्रृंखला की बाहरी परिधि तक यात्रा करते हैं। जब तक वे मृत्यु पर्वत श्रृंखला में बहुत अंदर तक नहीं जाते, तब तक वे आमतौर पर सुरक्षित रहते हैं। अर्जुन शर्मा ने अनुभव प्राप्त करने के लिए डेथ माउंटेन रेंज में प्रवेश किया।
अपनी मां की मृत्यु की घृणा को सहते हुए अर्जुन शर्मा को अपनी शक्ति, साधना और प्रतिष्ठा में तेजी से सुधार करने की जरूरत है। राक्षसी जानवरों का शिकार करना इन्हें तेजी से संचित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अर्जुन शर्मा ने झोंकझोऊ जाते समय एक अच्छा नरसंहार करने की योजना बनाई। यदि आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे मारा जा सकता है, तो उसे मार डालिए। यदि आपका सामना किसी ऐसे राक्षस से हो जिसे मारा जा सके, तो उसे मार डालिए। केवल इसी तरह से वह धीरे धीरे बादल सम्राट के करीब पहुंच सकता है। इससे पहले कि आपको पता चले, आधा महीना और बीत गया। अर्जुन शर्मा ने डेथ माउंटेन रेंज में ज्यादा अंदर जाने का साहस नहीं किया। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति नवजात आत्मा क्षेत्र के बराबर थी, लेकिन डेथ माउंटेन रेंज में उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर बहुत ज्यादा थे। निम्न स्तर के राक्षसों का अनुभव कम हो सकता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अर्जुन शर्मा के अनुभव अंक बढ़ते गए और उसकी साधना का स्तर कोर संरचना क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया। रक्त ड्रैगन की रक्त भक्षण तकनीक ने अर्जुन शर्मा को कई आश्चर्य दिए, जिससे उन्हें अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए कई राक्षसी जानवरों का रक्तसार प्राप्त करने में मदद मिली। बिना किसी अतिशयोक्ति के इस समय अर्जुन शर्मा की शारीरिक शक्ति नींव स्थापना की महान पूर्णता को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी। उनकी बाहों में खजाने की खोज करने वाले चूहे ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे अर्जुन शर्मा को कई लावारिस अंतरिक्ष बैग प्राप्त करने में मदद मिली, जो संभवतः इस स्थान पर मारे गए मार्शल कलाकारों द्वारा छोड़े गए थे। और इस तरह वह जमीन पर अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता रहा। एक दिन अर्जुन शर्मा एक पहाड़ी की खोह से निकला और अचानक उसने देखा कि लोगों का एक समूह उस खोह के ऊपर जमकर लड़ रहा है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन शर्मा बहुत युवा देख रहे थे, इसलिए लड़ने वाली भीड़ ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये लोग दो पक्षों में बंटे हुए हैं, लेकिन ताकत में अंतर बहुत अधिक है। मजबूत पक्ष में 10 से ज्यादा लोग थे, जबकि कमजोर पक्ष में सिर्फ 5। अर्जुन शर्मा ने कुछ देर तक देखा और फिर उन 5 में से सिर्फ 2 ही मरे। बचा हुआ बूढ़ा आदमी बहुत मजबूत लग रहा था और अभी भी लड़ रहा था। उसका एकमात्र जीवित साथी एक महिला थी जो काफी खूबसूरत थी। इस समय बूढ़ा आदमी अचानक भड़क उठा और उसने अपनी हथेली से ऐसा विनाशकारी प्रहार किया कि काले कपड़े पहने 1 दर्जन से अधिक लोग डर के मारे पीछे हटने को मजबूर हो गए। उन दर्जन भर आदमियों का सरदार एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हरी काका, अब और विरोध मत करो। बस आज्ञाकारी होकर हमारे साथ वापस आओ और शायद तुम्हें कम से कम एक पूरी लाश तो मिल ही जाए। इसके बारे में सोचो भी मत। हरी काका कुछ बोल पाते उससे पहले ही उनके बगल वाली औरत गुस्से से चिल्लाई, तुम कमीनो, तुमने मेरे पिता को धोखा दिया है, देर सवेर तुम्हें इसका बदला मिलेगा। अधेड़ उम्र के आदमी की अश्लील निगाहें महिला पर पड़ी और वह जोर से हंसने लगा। उसके साथी ने भी उपहासपूर्ण भाव प्रदर्शित किया। प्रतिशोध। इस संसार में बलवानों का सम्मान होता है, तो फिर प्रतिशोध की बात ही क्या। अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा, मिस डोनफेंग, युवा मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमें खास तौर पर आपको सही सलामत वापस लाने का निर्देश दिया है। महिला चिल्लाई, मैं उस कमीने सूरज राणा का अपमान सहने के बजाय यही मर जाना पसंद करूंगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने मजाक उड़ाया, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोई भी बेवकूफ़ी न करो। अगर तुम मर गए तो शायद युवा मालिक को कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन मैं और मेरे भाई तुम्हें जाने नहीं देंगे। हे, हम तो बस खेल ही रहे हैं। तुम जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही है। हाँ, छोटी बच्ची, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम खुद को मार डालो। तस्क, इसके बारे में सोचना ही अद्भुत है। काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह अश्लील हंसी हंस रहा था। महिला गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। हरी काका का चेहरा काला पड़ गया, गुस्से से उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे अचानक गरजे, मिस, आप पहले जाए। अगर मैं इन कमीनों के साथ मर भी जाऊं तो भी उन्हें आपको छूने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हरी काका ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और आगे बढ़ गए। काले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के नेता ने ठंडी मुस्कान के साथ तुरंत हरी काका से युद्ध शुरू कर दिया। हरी काका की ताकत कोर फॉर्मेशन दायरे के चरम पर थी।
काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी भी उनके बराबर ताकतवर था और अपने मददगारों की एक टोली के साथ हरी काका ने जल्दी ही अपनी ताकत का परिचय दे दिया। उसने खुद को संभाले रखने की कोशिश की और उस महिला से जल्दी से वहां से जाने का आग्रह किया। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने 2 अधीनस्थों को इशारा किया, जो तुरंत लड़ाई से अलग हो गए और सीधे महिला की ओर बढ़ गए। महिला का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसकी ताकत अभी फाउंडेशन की स्थापना के अंतिम चरण में ही थी। वह इन काले लिबास वालों में से एक को भी नहीं हरा सकती थी, 2 को तो दूर की बात है। अगर एल्डर हरी उसकी रक्षा न करते तो उसे बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता। पलायन। ईशानी आनंद मुड़ी और भाग गई। उसके पास एक जादुई कलाकृति है जो कुछ समय के लिए उसकी गति बढ़ा सकती है। ईशानी आनंद डेथ माउंटेन रेंज की गहराई में जाने की तैयारी कर रही है। वहां उसका जीवित रहना या मरना भाग्य पर निर्भर करेगा। हालांकि वह भागते हुए अर्जुन शर्मा के ठीक पीछे भागी। जब काले कपड़े पहने 2 व्यक्तियों ने अर्जुन शर्मा को आगे आते देखा तो वे तुरंत चिल्लाए, अरे तुम आगे हो, उसे रोकने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। ईशानी आनंद के चेहरे के भाव बदल गए और वह दिशा बदलने वाली थी। हालांकि उस समय अर्जुन शर्मा मुस्कुराया, अपनी रक्त बाघ अस्थि तलवार निकाली और अचानक आगे बढ़कर चिल्लाया, कमीने, इतनी सुंदर स्त्री पर दया न करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं, अर्जुन, ये कैसे सहन कर सकता हूँ? मरने के लिए तैयार हो जाओ। नाली, यह पागल कहाँ से आया? काले कपड़े पहने 2 आदमी ईशानी आनंद का पीछा कर रहे थे, जो पूरी तरह हास्यास्पद था। अर्जुन शर्मा को दौड़ते हुए आते देख और ये देखते हुए कि ईशानी आनंद मुड़ चुकी है और पहले से ही दूर जा रही है, दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने कहा, तुम इस बेवकूफ़ को मार डालो, मैं इसके पीछे जाऊंगा। अच्छा, उसके दोस्त ने सिर हिलाया। दोनों तुरंत अलग हो गए। काले कपड़े पहने आदमी ने अर्जुन शर्मा पर व्यंग्य किया, तुम अज्ञानी बदमाश हो, क्या तुम्हें अपनी जगह भी पता है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने देखा कि अर्जुन शर्मा की गति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई थी और पलक झपकते ही वह उसके सामने आ गया। बकवास! काले कपड़े पहने आदमी ने घबरा कर चिल्लाया और जल्दी से हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमक उठी और उसकी गर्दन से ठंडक दौड़ गई। काले कपड़े वाला आदमी हक्का बक्का रह गया। क्या गलत? मेरे शरीर की ऊर्जा तेजी से क्यों खत्म हो रही है? लेकिन जल्द ही काले कपड़े पहने आदमी को समझ आ गया, क्योंकि उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले उनका अंतिम विचार था, धिक्कार है, मैं कैसे मर गया? उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अर्जुन शर्मा ने अपनी तलवार कैसे निकाली। अर्जुन शर्मा, जिसने काले कपड़े पहने व्यक्ति की हत्या की थी, मंद मंद मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़कर काले कपड़े पहने दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ गया। काले कपड़े वाला आदमी ज्यादा दूर नहीं गया था, उसे पता भी नहीं था कि उसका साथी उसके पीछे मर गया है। लेकिन जब उसने अपने साथी, जो हरी काका से लड़ रहा था, को चिल्लाते सुना, तो उसने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और फिर उसके चेहरे पर अचानक भय के भाव उभर आए। एक तलवार हवा में घुस गई। रक्तबाग अस्थि तलवार सीधे उसकी गर्दन के माध्यम से छेदा। बादल हल्के हैं और हवा धीमी है। दिल ही दिल में काले कपड़े पहने एक और आदमी, जिसकी आंखें मौत के कारण खुली हुई थीं, गिर पड़ा। अर्जुन शर्मा रुक गया और ईशानी आनंद की तरफ देखा, जो दौड़ना बंद कर चुकी थी और अविश्वास से घूर रही थी। वह मुस्कुराया और फिर काले कपड़ों में बचे हुए आदमियों की तरफ देखा जो अभी भी गुस्से में थे। अर्जुन शर्मा के हस्तक्षेप के कारण काले लिबास वालों के सरदार ने हरी काका को मारने के लिए अस्थायी रूप से अपनी जान बख्श दी। दोनों पक्षों के अलग होने के बाद हरी काका आश्चर्य और अनिश्चितता से अर्जुन शर्मा को देखते हुए पीछे हट गए। अर्जुन शर्मा आगे बढ़े और सहजता से बोले, तुम कमीनों, तुम सब आज मर जाओगे। कितना घमंडी! काले कपड़े पहने लोगों का नेता ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, फिर क्रूरता से बोला, तुमने वास्तव में मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम ही हो जो आज मरने वाले हो, और मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक भयानक मौत मरोगे, क्योंकि तुम लंबे समय तक मौत से भी बदतर स्थिति में रहोगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, काले कपड़े पहने लोगों का नेता जमीन पर पैर पटकते हुए अर्जुन शर्मा की ओर दौड़ा।
बीच में उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और 1 दर्जन से अधिक बार हथेली से वार किया, जिससे नीले रंग की हथेली की छायाएं भूमि और रेत पर फैल गईं और अर्जुन शर्मा की ओर अत्यधिक बल के साथ बढ़ने लगीं। नीले ताड़ के पत्तों की परछाई लगभग एक सीधी रेखा बना रही थी और काले कपड़े पहने लोगों के नेता के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव था, मानो उसने अर्जुन शर्मा के दयनीय भाग्य का पूर्वानुमान लगा लिया था। उसने अर्जुन शर्मा को और अधिक यातना देने से पहले उसे गंभीर रूप से घायल करने की योजना बनाई थी। उसने यातना देने के तरीके पहले ही तैयार कर लिए थे। चीखने के लिए तैयार हो जाओ, काले वस्त्र पहने नेता ने मन ही मन उपहास किया। हरी काका किनारे से देख रहे थे, उनकी आंखों में झिझक थी। वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाता, उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इस समय अर्जुन शर्मा ने अपने शरीर को गति दी, लेकिन उसका चेहरा शांत और स्थिर बना रहा, मानो काले कपड़े पहने नेता के हमले से उसे कोई खतरा नहीं था। एक क्षण में अर्जुन शर्मा ने शांतिपूर्वक अपनी तलवार म्यान में डाल ली, अपनी मुट्ठी भींच ली और एक झटके में 9 स्वर्गीय पतन मुट्ठियों को छोड़ दिया। धमाका! जबरदस्त ताकत के साथ अर्जुन शर्मा ने तुरंत ही नीले ताड़ के छाया को चकनाचूर कर दिया और पलक झपकते ही एक बाज की तरह एक चूजे को झपटते हुए उसने अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल दिया और काले कपड़े पहने नेता की गर्दन पकड़ ली, जिससे नेता को विश्वास नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था, तुम सब कमीने आज मरने वाले हो और तुम तीसरे हो। अपने दाहिने हाथ से जोर से दबाएं। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी और काले कपड़े पहने नेता की आंखें उभर आईं, क्योंकि उसकी गर्दन दबाने से बुरी तरह विकृत हो गई थी। होस्ट अर्जुन शर्मा को एक शीर्ष कोर फॉर्मेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए बधाई। आपने 50,000 अनुभव अंक और 5,000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। सिस्टम ने बीप की आवाज की और अर्जुन शर्मा अपने होंठ भींचे बिना नहीं रह सका। सिस्टम वाकई कंजूस था। इस आदमी और पहले वाले दोनों को मारने पर मिलने वाला इनाम ब्लड टाइगर को मारने के इनाम जितना नहीं था। अर्जुन शर्मा ने काले कपड़े पहने नेता की लाश को ऐसे फेंक दिया जैसे वह कूड़ा हो, फिर काले कपड़े पहने उन घबराए हुए लोगों की ओर देखा और सीधे उनकी ओर चल पड़े। काले कपड़े पहने कुछ लोग कांपने लगे, अंततः वे खुद को और अधिक नहीं रोक पाए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अरे बाप रे, इस बच्चे ने बॉस को एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया। सबसे बड़ा भाई कोर फॉर्मेशन दायरे के शिखर पर है, तो ये युवक कितना मजबूत होगा। एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ। काले कपड़े पहने लोग बहुत डर गए, कुछ लोगों की तो डर के मारे पैंट भी गीली हो गई। हालांकि चूंकि अर्जुन शर्मा ने कहा कि वे सभी कमीने आज मर जाएंगे, तो वे निश्चित रूप से कल देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। अर्जुन शर्मा ने उसका पीछा नहीं किया और वहीं खड़े रहे। उसने अपने हाथ एक साथ जोड़े और फिर अचानक उन्हें बाहर की ओर फैला दिया। एक पल में अर्जुन शर्मा के शरीर से छोटे छोटे सुनहरे ड्रैगन जैसे साए उभर आए और धरती हिला देने वाली तबाही के आभामंडल के साथ फैल गए। इस क्षण अर्जुन शर्मा ड्रैगन जैसे सायों से घिरा हुआ था, मानो किसी युद्ध देवता का पुनर्जन्म हुआ हो, जिससे एल्डर हरी और ईशानी आनंद, जो पहले ही वहां पहुंच चुके थे, में गहरी विस्मय की भावना जागृत हुई। छोटे छोटे सुनहरे ड्रैगन की परछाइयां एक क्षण में फूट पड़ीं और 1 दर्जन से अधिक लहरों में बदल गईं, जिन्होंने शीघ्र ही काले कपड़े पहने उन लोगों को पकड़ लिया जो तितर बितर हो गए थे और भाग गए थे। 12 दिव्य ड्रैगन मुट्ठी का 9वां रूप, ड्रैगन दुनिया से लड़ता है। पफ पफ पफ, एक के बाद एक लोगों के जमीन पर गिरने की आवाजें गूंजने लगीं और 3 सांसों के भीतर काले कपड़े पहने 1 दर्जन से अधिक लोग लाशों में बदल गए। सिस्टम की आवाजों की बौछार मेरे कानों में गूंज रही थी। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, कोर फॉर्मेशन के शुरुआती चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए आपने 20,000 अनुभव अंक और 1,000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक शीर्ष फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए आपने 10,000 अनुभव अंक और 500 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, कोर फॉर्मेशन के शुरुआती चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए आपने 20,000 अनुभव अंक और 1,000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। उद्धरण चिन्ह। कुल मिलाकर परिणाम काफी अच्छे रहे। इसके अलावा इन मार्शल कलाकारों ने रक्त भक्षण तकनीक के कारण रक्तसार के कई हिस्से भी जारी किए, जिन्हें अर्जुन शर्मा ने तुरंत अवशोषित कर लिया। एक तरफ
हरि काका और ईशानी आनंद जमीन पर बिखरी लाशों को घूर रहे थे, अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। पूरे रास्ते पीछा करने और लड़ने के बाद, और जब वे लगभग एक मृत अंत पर पहुंचने ही वाले थे, तभी उनका सामना एक ऐसे असाधारण व्यक्ति से हुआ जिसने कुछ ही तेज चालों में दुश्मन का सफाया कर दिया। यह विरोधाभास सचमुच बहुत बड़ा था। अर्जुन शर्मा उनकी ओर बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, हे लो। हरि काका को तुरंत होश आ गया, उनकी आंखें गहरी श्रद्धा से भर गईं, और उन्होंने आदरपूर्वक झुककर कहा, प्रणाम वरिष्ठ। ईशानी आनंद ने भी सावधानी से झुककर कहा, नमस्कार सीनियर। अर्जुन शर्मा खुश भी थे और परेशान भी। वरिष्ठ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, ठीक है। ईशानी आनंद ने कृतज्ञता से कहा, वरिष्ठ, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? अब आपके ऋण का कोई ऋण मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक मंदिर बनवाऊंगी और दिन रात आपकी पूजा करूंगी। अर्जुन शर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देवता बनने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूँ। क्या यह एक अभिशाप है या कृतज्ञता का ऋण चुकाने का एक तरीका है? उन्होंने तुरंत व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, किसी भी प्रकार के दैवीय पद की आवश्यकता नहीं है। आपसे मिलना भाग्य है। जहां तक नामों की बात है, अर्जुन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सुंदर आदमी अर्जुन है। अर्जुन, कितना अजीब नाम है, लेकिन इसमें एक खास आकर्षण है। जैसा कि एक वरिष्ठ से अपेक्षा की जाती है, उनका नाम भी बहुत उत्कृष्ट है। अर्जुन शर्मा की खिली हुई मुस्कान देखकर ईशानी आनंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि अपने पिता के बारे में सोचकर, जो अभी भी पीड़ित थे, उनका मन उदास हो गया और उन्होंने धीरे से कहा, वरिष्ठ चू, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। हम फिर कभी मिलेंगे। हरि काका झिझके, मानो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन फिर रुक गए। हरि काका अर्जुन शर्मा की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके, लेकिन जिस तरह से अर्जुन शर्मा ने काले वस्त्र पहने लोगों के एक समूह को आसानी से मार डाला था, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी क्षमताएं एक नवजात आत्मा साधक से कहीं अधिक होंगी। ऐसी ताकत के साथ अगर हम उनकी मदद कर सकें, तो शायद अभी भी स्थिति को बदलने का मौका है। हरि काका आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ चू, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? ईशानी आनंद अचंभित रह गईं और फिर उन्होंने भय और आशंका के मिश्रित भाव से अर्जुन शर्मा की ओर देखा। अर्जुन शर्मा ने उन्हें निराश नहीं किया। वास्तव में, यदि हरि काका ने यह बात न भी उठाई होती, तो भी अर्जुन शर्मा ने पूछा होता। उसने पहले ही निर्णय ले लिया था, जो मारे जा सकते हैं उन्हें मार डालो। काले कपड़े पहने उन लोगों के तरीकों को देखते हुए, उनका स्वामी भी निश्चित रूप से कोई संत नहीं था। उसे मारना अनुभव और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका होगा। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन शर्मा को सब कुछ दिख रहा था। अनुभव और प्रतिष्ठा की एक बड़ी लहर उनकी ओर आ रही थी। आपने कहा था कि अगर मैं मदद कर सकता तो जरूर करता। अर्जुन शर्मा शांति से मुस्कुराए। हरि काका बहुत खुश हुए और ईशानी आनंद भी सुखद आश्चर्यचकित थी। उनकी आंखों की गहराई में एक हल्की प्रशंसा उमड़ रही थी। वह असाधारण रूप से सक्षम है, बहुत युवा दिखता है और उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, बिल्कुल उसके आदर्श राजकुमार की तरह। जल्द ही हरि काका ने पूरी कहानी समझानी शुरू कर दी। पता चला कि उनकी और ईशानी आनंद की पृष्ठभूमि भी असाधारण थी। ईशानी आनंद पास के प्राचीन तलवार संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख की इकलौती बेटी थीं। प्राचीन तलवार संप्रदाय कभी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन हो गया है। ईशानी आनंद के पिता विजय आनंद के पास केवल मध्य अवस्था नवजात आत्मा क्षेत्र की ही शक्ति है। सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन एक युवक प्राचीन तलवार संप्रदाय में शामिल हो गया। 3 महीने बाद प्राचीन तलवार संप्रदाय पर दानव ज्वाला संप्रदाय द्वारा हमला किया गया, जिसकी शक्ति प्राचीन तलवार संप्रदाय की तुलना में 3 गुना अधिक थी। विजय आनंद ने अपने शिष्यों का नेतृत्व किया और इलाके की स्थिति का फायदा उठाकर वे डटे रहे। हालांकि उस युवक के दलबदल के साथ प्राचीन तलवार संप्रदाय लगभग समाप्त हो गया। जो भी समर्पण नहीं करता था, उसे या तो मार दिया जाता था या कैद कर लिया जाता था। प्राचीन तलवार संप्रदाय के लगभग आधे उच्च पदस्थ सदस्यों को उस युवक ने बदल दिया, जिससे संप्रदाय का दुखद अंत हो गया। बाद में उस युवक ने अपनी असली पहचान बताई। वह सूरज राणा था, जो दानव ज्वाला संप्रदाय के नेता का पुत्र था।
सूरज राणा को बहुत गर्व था, क्योंकि प्राचीन तलवार संप्रदाय को नष्ट करने की योजना उसी की थी। विजय आनंद अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बावजूद बहुत कम शिष्य ही पंथ से बच निकलने में कामयाब हो पाए। ईशानी आनंद की खूबसूरती पर मोहित सूरज राणा ने अपने मातहतों को उसे वापस लाने का आदेश दिया। इसी कारण पहले वर्णित दृश्य घटित हुआ। हरि काका बोलते हुए, ईशानी आनंद की आंखों में कभी घृणा, कभी चिंता और अंत में वह दयनीय होकर रोने लगी। अर्जुन शर्मा ने आह भरते हुए कहा, सत्य और बुराई प्राचीन काल से ही अस्तित्व में हैं और कभी समाप्त नहीं हुए हैं। एल्डर हरि ने उत्साहित होकर कहा, वरिष्ठ चू, मैं आपसे बदला लेने में मदद नहीं मांग रहा हूँ। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि आप पुराने संप्रदाय के नेता और अन्य शिष्यों को बचा सकें। एक को बचाना ही दूसरे को बचाना है, अन्यथा उन्हें निश्चित रूप से मृत्यु से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ईशानी आनंद ने अर्जुन शर्मा की ओर देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, यदि आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, तो मैं आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। अर्जुन शर्मा खान, उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मिस, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न्याय लोगों के दिलों में बसता है। ये दानव ज्वाला संप्रदाय है ना? नाम सुनते ही मुझे बेचैनी होने लगती है। इंतजार करने के लिए कोई जगह ढूंढो। ये रहा मेरा संचार ताबीज, इसे संभाल कर रखो, मैं बाद में तुमसे संपर्क करूंगा। अर्जुन शर्मा ने ईशानी आनंद को एक संचार ताबीज दिया, फिर उसका शरीर प्रकाश की एक रेखा में परिवर्तित हो गया और तेजी से उस क्षेत्र से चला गया। अर्जुन शर्मा की अदृश्य होती आकृति देखकर हरि काका उत्साहित होकर बोले, मिस, हमें एक दानवीर मिल गया। मास्टर जी अवश्य सकुशल लौटेंगे। ऐसा ही हो। ईशानी आनंद की आंखें उत्सुकता से भरी थीं। हालांकि लियू लाओ और ईशानी आनंद ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि अर्जुन शर्मा सचमुच लौट आया है। उनकी तरफ देखते हुए उसने कुछ शर्मिंदगी से पूछा, हाँ, मैं पूछना ही भूल गया, प्राचीन तलवार संप्रदाय में जाने का रास्ता कौन सा है? इसके तुरंत बाद अर्जुन शर्मा फिर चले गए। हरि काका और ईशानी आनंद ने एक दूसरे को देखा और दोनों व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। क्या ये सीनियर चू सचमुच इतना विश्वसनीय है? प्राचीन तलवार संप्रदाय, या यूं कहें कि यह प्राचीन तलवार संप्रदाय का स्थान है, जिसका नाम बदलकर अब दानव ज्वाला संप्रदाय कर दिया गया है। अर्जुन शर्मा पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए जल्दी ही पाया कि जगह इतनी गंदी हो गई है मानो किसी तूफान ने उसे तहस नहस कर दिया हो। आसपास कई लोग सफाई कर रहे थे। कौन है भाई? दो युवकों ने अर्जुन शर्मा को देखा और चिल्लाते हुए तेजी से दौड़े। अर्जुन शर्मा ने उनकी ओर देखा और अहंकार से कहा, मैं दिव्य तलवार संप्रदाय का करण खन्ना हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और मुझे आराम करने की ज़रूरत है। आप जल्दी से मेरे लिए एक बेहतर कमरा तैयार क्यों नहीं करते? दिव्य तलवार संप्रदाय, करण खन्ना, पूर्वी महाद्वीपीय गठबंधन के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक दिव्य तलवार संप्रदाय अत्यंत दबंग है। करण खन्ना दिव्य तलवार संप्रदाय के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिष्य हैं। दोनों युवक चौंक गए और उनके चेहरे पर तुरंत बेचैनी छा गई। उनमें से एक क्षण के लिए झिझका, फिर सावधानी से भय के भाव के साथ पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? प्रमाण पत्र? अर्जुन शर्मा ने अपनी नाक ऊंची करके उन दोनों आदमियों को देखते हुए अचानक चिल्लाया, यह मेरा चेहरा ही सबूत है। करण खन्ना, तुम मुझसे सबूत मांगने की हिम्मत कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? नाली। युवक कब्ज से ग्रस्त लग रहा था, मन ही मन कोस रहा था, क्या बकवास कर रहे हो? भले ही तुम करण खन्ना हो, मैं बहुत डर गया हूँ। एक और जोड़ी आंखें चमक उठीं और अचानक उनके चेहरों पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, झुके और मुस्कुराते हुए बोले, हे, तो मैं यंग मास्टर फैंग हूँ। हम आपकी शानदार प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय से सुन रहे हैं। यंग मास्टर फैंग, कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको बड़े साहब से मिलवाता हूँ। अर्जुन शर्मा ने भावशून्य भाव से सिर ऊंचा करके सिर हिलाया और अपने हाथ पीठ के पीछे करके अहंकार प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ गए। दोनों युवक बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन शर्मा के पीछे पीछे चल दिए और अंततः उसे एक अच्छी तरह से सुरक्षित मुख्य हॉल में ले गए। उनमें से एक चला गया, जबकि दूसरे ने कुछ नौकरों को अर्जुन शर्मा के लिए खाना पीना परोसने का निर्देश दिया। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी और एक युवक मुख्य हॉल में आए और उन्होंने देखा कि अर्जुन शर्मा बड़े चाव से खाना खा रहे हैं।
बूढ़े की आंखों में एक चमक सी आ गई और वह मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को प्याले में भरकर जोर से कहा, युवा मास्टर फैंग, आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। आपका ठीक से स्वागत न कर पाने के लिए कृपया मुझे माफ करें। बूढ़े आदमी के पीछे खड़ा युवक कुछ नहीं बोला, बस अर्जुन शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। काफी देर बाद बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि अर्जुन शर्मा अभी भी खाना खा रहे थे और उन्होंने जवाब देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया। धिक्कार है, ये तो बहुत घमंडी है। मैं तो नवजात आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ, अगर कुछ न भी कहो तो कम से कम मुस्कुरा तो सकते हो। खाओ खाओ खाओ। क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है? मुख्य हॉल का माहौल तुरंत ही भयावह हो गया। सेवक और शिष्य चुप रहे, आवाज निकालने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बुजुर्ग व्यक्ति भड़क न जाए, जिसका चेहरा अब गंभीर हो गया था। हॉन्फने की आवाज के अलावा मुख्य हॉल में एकमात्र अन्य आवाज अर्जुन शर्मा की थी, जो स्वाद के साथ खाना खा रहे थे। बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाने ही वाला था। पीछे खड़े युवक ने उसके कंधे पर थपथपाया, फिर चुपचाप सिर हिलाया, कुछ कदम आगे बढ़ा और सीधे अर्जुन शर्मा के सामने वाली मेज पर आ गया जहां खाना रखा था। उसने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, क्या खाने के लिए पर्याप्त है? ये कहते हुए उसने खाना अर्जुन शर्मा की ओर बढ़ा दिया। अर्जुन शर्मा ने मेज से एक सफ़ेद तौलिया उठाया और अपना मुंह पोंछा, फिर उस युवक को अर्ध मुस्कुराहट के साथ घूरते हुए कहा, आप मुझे सीनियर भाई कहते हैं? युवक हंसा, क्या इसमें कुछ गलत है? मैं काफ़ी समय से दिव्य तलवार संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे मौका नहीं मिला। हालांकि मेरी राय में करण खन्ना नाम दुनिया के सभी युवाओं द्वारा वरिष्ठ भाई कहलाने का हकदार है। हाँ, करण खन्ना तो इसके लायक भी नहीं है। अर्जुन शर्मा ने मन ही मन व्यंग्य किया। अगर तुम्हें पता होता कि करण खन्ना नाम के उस आदमी को मैंने बुरी तरह पीटा है, तो तुम ऐसा नहीं कहते, खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। एक ही नज़र और एक ही वाक्य से अर्जुन शर्मा ने उस युवक की पहचान का अंदाजा लगा लिया। निस्संदेह वह सूरज राणा ही था। यह आदमी सचमुच एक मुस्कुराता हुआ बाघ है, एक मीठी बीन सॉस है। खुलेआम एक दूसरे का पक्ष लेते हुए, लेकिन गुप्त रूप से एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हुए। अर्जुन शर्मा हंसे और बोले, तुम बुरे नहीं हो बच्चे। ठीक है, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मान लूंगा। युवा सूरज राणा खिलखिला कर हंस पड़े, बड़े भाई करण खन्ना तो वाकई सीधे साधे हैं। फिर थोड़ी जिज्ञासा और ईर्ष्या भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा, वरिष्ठ भाई, मैंने सुना है कि आपके संप्रदाय का पहचान चिन्ह विशेष सामग्रियों से बना है, जो आध्यात्मिक हथियार के समान है और यहाँ तक कि युवान ऊर्जा भी संग्रहित कर सकता है। क्या ये सच है? क्या आप मुझे इसे दिखा सकते हैं? अर्जुन शर्मा अपनी हंसी रोक नहीं सके। सूरज राणा वाकई काबिल हैं। अगर करण खन्ना सच में यहाँ होते तो उन्हें पता भी होता कि उनकी पहचान पर सवाल उठाया जा रहा है, फिर भी शायद वो अपनी पहचान का टोकन जरूर दिखाते। कलाई के एक झटके से अर्जुन शर्मा के हाथ में एक पुराना सा टोकन आ गया। उसने उसे यूं ही सूरज राणा की तरफ उछाल दिया और हंसते हुए बोला, खुद ही देख लो। ये पहचान चिन्ह स्वाभाविक रूप से बीस्ट गॉड वैली में करण खन्ना की डकैती से प्राप्त हुआ था। क्यूईफी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तो निर्णायक रूप से, क्या ये व्यक्ति वास्तव में दिव्य तलवार संप्रदाय का करण खन्ना हो सकता है? एक पल में क्यूईफी का मूड तेजी से बदलने लगा। उसने जल्दी से पहचान पत्र की जांच की और आखिरकार उसमें से एक तेज तलवार जैसी आभा निकलती हुई महसूस की। वह कांप उठा, उसकी आंखों में थोड़ी सी सावधानी भर आई और उसने पहचान पत्र अर्जुन शर्मा को देते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, ये पहचान पत्र वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। क्या ये सच है? सूरज राणा की आंखों के पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसका आक्रोश पूरी तरह गायब हो गया। यदि वह वास्तव में दिव्य तलवार संप्रदाय का करण खन्ना था, तो उसे अनदेखा करना तो दूर, यदि वह बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर उंगली उठाकर उसे शाप भी दे, तो भी वह एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं करेगा। यद्यपि दानव ज्वाला संप्रदाय भी कई शक्तिशाली आकृतियां उत्पन्न करता है, लेकिन वे केवल एक क्षेत्र में ही शक्तिशाली हैं। दिव्य तलवार संप्रदाय का कोई भी बुजुर्ग आसानी से पूरे संप्रदाय का वध कर सकता था। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला दी, मानो वह कोई गुलदाउदी हो, और मुस्कुराते हुए अर्जुन शर्मा की ओर देखा।
अर्जुन शर्मा ने हाथ बढ़ाया और शांति से कहा, मैं एक महत्वपूर्ण मामले को निपटाने के कारण थक गया हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता हूँ। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, ये प्राचीन तलवार संप्रदाय होना चाहिए, है ना? सूरज राणा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ये सही है, ये प्राचीन तलवार संप्रदाय है। तभी सूरज राणा अचानक खड़ा हो गया और उसने धर्मपूर्वक कहा, हालांकि ये स्थान अब मेरे दानवज्वाला संप्रदाय का है। वह प्राचीन तलवार संप्रदाय की शक्ति पर निर्भर होकर सभी दिशाओं में उत्पात मचाता था। उन्होंने न केवल शिष्यों को जबरन लूटा, बल्कि डाकुओं के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों के मार्शल कलाकारों को भी लूटा। उनके कारण कई लोगों को कष्ट सहना पड़ा। मेरा दानव ज्वाला संप्रदाय इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उनका सफाया कर दिया। अर्जुन शर्मा का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने कहा, क्या सचमुच ऐसा है? सूरज राणा ने बहुत गंभीरता से कहा, बेशक, अन्यथा मेरा दानव ज्वाला संप्रदाय प्राचीन तलवार संप्रदाय पर हमला क्यों करेगा, जबकि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए तुम मारे जाने के लायक हो। अर्जुन शर्मा ने मन ही मन उपहास किया, उसके अंदर हत्या का इरादा उमड़ रहा था। तो ये है प्राचीन तलवार संप्रदाय। लगता है विजय आनंद ने मुझे पहले धोखा दिया था। वो बूढ़ा अब कहाँ है? मुझे उससे मिलवा दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? करण खन्ना, उसमें कितनी हिम्मत है? जैसे ही अर्जुन शर्मा बोले, उनका आभामंडल अचानक बढ़ गया। यह अर्जुन शर्मा का संयमित आभामंडल था, लेकिन फिर भी इसने सूरज राणा और उस बूढ़े व्यक्ति के सिर में झुनझुनी पैदा कर दी। अफवाहों के अनुसार करण खन्ना अभी केवल 20 वर्ष के हैं, है ना? हालांकि इस समय उन्होंने जो आभा प्रदर्शित की वह निश्चित रूप से कोर फॉर्मेशन दायरे के चरम पर थी। हे भगवान, ये तो वाकई बेमिसाल प्रतिभा है। मुझे लगता है कि सिर्फ दिव्य तलवार संप्रदाय ही ऐसे व्यक्ति को विकसित कर सकता है। सूरज राणा और उस बूढ़े व्यक्ति को अर्जुन शर्मा की पहचान पर और भी अधिक विश्वास हो गया। हालांकि अर्जुन शर्मा की बात सुनकर सूरज राणा तुरंत उलझन में पड़ गया। आखिर अर्जुन शर्मा जो कह रहा था वह सब झूठ था, और अगर उसकी पोल खुल गई तो शायद वही मुसीबत में फंस जाएगा। सूरज राणा को चुप देखकर अर्जुन शर्मा का चेहरा उदास हो गया और उसने नाराजगी से मेज पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, क्या तुम तैयार नहीं हो, या फिर विजय आनंद मर चुका है? सूरज राणा का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से समझाया, बड़े भाई, नाराज मत होइए। विजय आनंद इस समय हमारे यहाँ कैद है और हम उसे सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करके प्राचीन तलवार पंथ के बचे खुचे लोगों को यहाँ लाने की योजना बना रहे हैं। चूंकि आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको अभी वहां ले चलता हूं। और कोई रास्ता नहीं था। विजय आनंद मर गए थे या नहीं, यह कोई राज नहीं था, और सूरज राणा ने पहले ही यह बात फैला दी थी। अगर उन्होंने अर्जुन शर्मा से फिर झूठ बोला तो शायद करण खन्ना को बहुत बुरा लगेगा। इतना कहकर सूरज राणा अर्जुन शर्मा को बाहर ले गए। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन शर्मा से माफी मांगते हुए कहा कि वह पहले बहुत ज्यादा गुस्ताखी कर चुका था। अर्जुन शर्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने जरा भी शिकायत नहीं की। बूढ़ा आदमी बेमिसाल प्रतिभाशाली था। अगर वह उस पर ध्यान देता तो उसे सम्मान देने के लिए, अगर अनदेखा करता तो उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए। इसलिए बूढ़े आदमी ने उससे प्यार से बात की, जिससे अर्जुन शर्मा ने उसकी तरफ कुछ और नजरें घुमाईं। क्या यह आदमी चापलूसी करने वाले का पुनर्जन्म है? वे तीनों धीरे धीरे एक तहखाने में पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा थी और कई पहरेदार तैनात थे। तहखाने के अंदर विजय आनंद ने एक बेड़ी पहनी हुई थी जो आध्यात्मिक प्रकाश से झिलमिला रही थी और दीवार पर मजबूती से लगी हुई थी। सूरज राणा अर्जुन शर्मा को लेकर अंदर चले गए और विजय आनंद के सामने खड़े होकर बोले, बड़े भाई, ये व्यक्ति बहुत ही दुष्ट और विश्वासघाती है और बहाने बनाने की कोशिश जरूर करेगा। बड़े भाई, कृपया इसके झांसे में दोबारा मत आना। विजय आनंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह सो रहे हों। अर्जुन शर्मा ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और फिर कालकोठरी की दूसरी कोठरियों पर नजर डाली। उसने देखा कि उसी तरह के कपड़े पहने कई शिष्य भी कैद थे, शायद प्राचीन तलवार संप्रदाय के बचे हुए सदस्य। बूढ़ा आदमी दिखावे के लिए उत्सुक चिल्लाया, विजय आनंद, यंग मास्टर करण खन्ना आ गए हैं। तुम अभी भी सो रहे हो? उठो और अभी अपना सम्मान प्रकट करो।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े ने हाथ हिलाया और विजय आनंद को कैद करने वाली आध्यात्मिक बेड़ियां बिजली की तरह चमक उठीं। विजय आनंद कराह उठा, उसकी आंखें, जो पहले बंद थीं, थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने ठंडेपन से बूढ़े को घूरा। विजय आनंद ने ठंडे स्वर में कहा, राक्षस ज्वाला संप्रदाय, अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम सबको जरूर मार डालूंगा। बूढ़ा आदमी गुस्से में था और अपना हाथ हिलाना जारी रखने वाला था। हालांकि अर्जुन शर्मा ने आगे बढ़कर उन्हें रोका, फिर विजय आनंद की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप विजय आनंद हैं? विजय आनंद ने अर्जुन शर्मा की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये सही है। वह ठीक है। अर्जुन शर्मा ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर अचानक चिल्लाया, तुम विकृत लोगों के झुंड, मेरे ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सब आज मर जाओगे। जैसे ही अर्जुन शर्मा बोल रहे थे, उनकी दाहिनी मुट्ठी से प्रकाश की सुनहरी किरणें चमक रही थीं, जो अंधेरे तहखाने को रोशन कर रही थीं। एक प्रभावशाली और शक्तिशाली आभा तुरंत फैल गई। उसी समय अर्जुन शर्मा की मुट्ठी से एक सुनहरा अजगर निकला, उसकी अहंकारी दहाड़ गूंज उठी और एक क्षण में वह हतप्रभ वृद्ध व्यक्ति पर गिर पड़ा। 12 दिव्य ड्रैगन मुट्ठी ड्रैगन अधिपति। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही ढह गई हो। धमाका, एक जोरदार विस्फोट हुआ और सुनहरा अजगर बूढ़े आदमी के शरीर में घुस गया। एक पल में उसका मांस और खून मानो ऐंठ गया। बूढ़े की आंखें भ्रम से भर गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी आखिरी बची हुई ताकत से अपनी छाती और पेट में बने भयानक छेद को देखा। वह एक कड़वी हंसी हंसा, उसकी सांसें थम गईं और वह जमीन पर गिरकर एक लाश की तरह गिर पड़ा। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक नवजात आत्मा चरण विशेषज्ञ को मारने के लिए आपने 100,000 अनुभव अंक और 50,000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। इनाम अच्छा है। ये बिल्कुल वही लय है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अर्जुन शर्मा ने शांति से मुस्कुराया और फिर सहजता से सूरज राणा पर मुक्का मारा। अर्जुन शर्मा का हमला लगभग तुरंत हुआ, जिससे सूरज राणा को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इसके अलावा चूंकि सूरज राणा का साधना स्तर अभी केवल आधार स्थापना चरण पर था, इसलिए उसके लिए बचना और भी मुश्किल हो गया और अर्जुन शर्मा ने सीधे उसकी छाती पर मुक्का मारा। अजीब बात यह है कि अर्जुन शर्मा का मुक्का लगने के बाद भी सूरज राणा की मौत नहीं हुई। उसके शरीर से पीली रोशनी की किरण निकली और सूरज राणा का शरीर मौके से गायब हो गया। दिलचस्प, अर्जुन शर्मा की आंखों में चमक आ गई। क्या ये टेलीपोर्टेशन का कोई ताबीज है या कोई जादुई चीज? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज राणा का भाग्य पहले ही तय हो चुका था, उसकी मौत तय थी। कालकोठरी में स्तब्ध पहरेदारों को देखते हुए अर्जुन शर्मा शांति से मुस्कुराए और उनके हाथ में रक्तबाग अस्थि तलवार चमक उठी। आह, एक गार्ड चिल्लाया और भागने लगा। बाकी लोग भी एक एक करके डरकर जाग उठे और कालकोठरी से बाहर निकलने की ओर भागे। अरे, नवजात आत्मा चरण में इस बूढ़े आदमी को वास्तव में इस युवक ने एक ही मुक्का मारकर मार डाला। गार्ड भयभीत हो गए और किसी भी कीमत पर भागने लगे। हालांकि रक्तबाग अस्थि तलवार को अर्जुन शर्मा ने शून्य में बहा दिया। चूंकि कालकोठरी का स्थान बड़ा नहीं था, इसलिए मार्ग में दौड़ रहे सभी रक्षक तलवार की ऊर्जा से बह गए। पलक झपकते ही पहरेदारों की आंखें खुली रह गईं और उनके चेहरे क्रोध से भर गए। इन लोगों को मारकर अर्जुन शर्मा को 50,000 अनुभव अंक और 10,000 प्रतिष्ठा अंक प्राप्त हुए, जो काफी प्रभावशाली था। अर्जुन शर्मा मुड़कर हक्के बक्के विजय आनंद के सामने खड़ा था। रक्तबाग अस्थि तलवार के एक वार से विजय आनंद को जकड़े हुए बंधन टूट गए, जिससे कमजोर विजय आनंद हौंफने लगा और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन शर्मा ने जल्दी से उन्हें उठाया और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई, कृपया मेरा ख्याल रखना। प्राचीन तलवार संप्रदाय के एक निश्चित स्थान पर शून्य में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। सूरज राणा उपस्थित हुए। चेहरे पर उलझन भरे भाव लिए सूरज राणा उस कालकोठरी की जगह को घूर रहा था। उसके मन में हजारों काल्पनिक जानवर गरज रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की जटिल भावनाओं को शांत नहीं कर पा रहा था। धत्तेरी की, आपके दूसरे चाचा, कमीने, हालात कितने बिगड़ गए होंगे कि ये हालात ऐसे हो गए। आपके ससुर, क्या वह बूढ़ा आदमी विजय आनंद करण खन्ना का ससुर है? ये सोचते ही सूरज राणा के माथे पर हजारों पवित्र बकवास चिन्ह उभरने लगे। ये कैसे हो सकता है? सूरज राणा ने गुस्से और डर से भरी आंखों से एक विकृत भाव से गुर्राहट की।
फिर उसने दांत पीसते हुए सीधा एक जगह की ओर बढ़ गया। वहां वे प्राचीन तलवार संप्रदाय पर हमला करने वाली मुख्य आक्रामक शक्ति थे, जिसमें दानव ज्वाला संप्रदाय के 3 बुजुर्ग शामिल थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर पर पहुंच गए थे। अभी दानव ज्वाला संप्रदाय के 3 बुजुर्ग एक बैठक कर रहे हैं। मुख्य चर्चा प्राचीन तलवार संप्रदाय के मामलों को निपटाने पर केंद्रित थी। प्राचीन तलवार संप्रदाय पर यह हमला वस्तुतः बिना किसी प्रयास के किया गया था। सूरज राणा के दबाव में प्राचीन तलवार संप्रदाय के कई उच्चपदस्थ सदस्य दलबदल कर गए। विजय आनंद के प्रकोप के अलावा, जिससे बमुश्किल ही कोई परेशानी हुई, दानव ज्वाला संप्रदाय ने प्राचीन तलवार संप्रदाय पर आसानी से कब्जा कर लिया। हमारा दानव ज्वाला संप्रदाय एक बार फिर मजबूत हो गया है। काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने वस्त्र के अंदर दुबका हुआ भयावह स्वर में बोला। एक बार जब हम उस छोटी लड़की को पकड़ लेंगे तो हम उस लड़के विजय आनंद को प्राचीन तलवार संप्रदाय के रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एक अन्य बुजुर्ग की आंखें लालच से चमक रही थीं और उतनी ही भयावह थीं। दानव ज्वाला संप्रदाय के अंतिम बुजुर्ग प्रताप राव थे, जो मध्य अवस्था नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, जो इस योजना में सबसे अधिक योगदान करता थे। प्रताप राव ने आंखें सिकोड़कर गहरी आवाज में कहा, जल्दी करो और प्राचीन तलवार संप्रदाय से सारी सामग्री प्राप्त करके संप्रदाय को भेज दो। शिष्यों को आदेश दो कि वे जल्दी से जल्दी संग्रह पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करें। दोनों बुजुर्गों ने सिर हिलाया। अचानक महल के दरवाजे खुले और सूरज राणा उदास भाव से अंदर आया। जियो फैंग, तुम यहाँ हो? प्रताप राव ने स्वीकृति भरी मुस्कान बिखेरी। सूरज राणा को इस बात का बहुत बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए कि इस बार प्राचीन तलवार संप्रदाय को इतनी आसानी से पराजित कर दिया गया। बड़े लिया, कुछ हुआ है? सूरज राणा ऐसे बोला जैसे अंदर आने के बाद उसे कब्ज हो गई हो। तीनों बुजुर्ग दंग रह गए। कुछ हुआ होगा। इस वक्त क्या हुआ होगा? सूरज राणा ने एक धमाकेदार खबर दी। दिव्य तलवार संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति करण खन्ना अभी अभी आया है। दिव्य तलवार संप्रदाय के करण खन्ना? कुछ तो हुआ है, पर यह तो अच्छी खबर है। प्रताप राव झट से उठ खड़े हुए और बोले, अंदर आइए। कृपया, तुम कुतिया के बच्चे, उससे कहो कि आकर मुझे मार डाले। सूरज राणा ने मन ही मन कोसा, फिर बड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, तीनों बुजुर्गों, करण खन्ना ने अभी अभी एल्डवो को मार डाला। क्या? बूढ़ा वो मर गया? धिक्कार है। भले ही ये दिव्य तलवार संप्रदाय हो, वे बिना किसी कारण के हमारे बुजुर्गों का वध नहीं कर सकते, है ना? यह अपमानजनक है, यह अपमानजनक है। प्रताप राव और अन्य 2 लोग गुस्से से चिल्लाए। अप्रत्याशित रूप से सूरज राणा बोल पड़े, करण खन्ना ने यह भी कहा कि विजय आनंद उनके ससुर हैं। तीनों बुजुर्ग, एक हतप्रभ अभिव्यक्ति। मैं लगभग मुंह भर खून थूकने ही वाला था। क्या विजय आनंद करण खन्ना के ससुर हैं? क्या विजय आनंद वास्तव में दिव्य तलवार संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति करण खन्ना के ससुर हैं? अरे बाप रे! तीनों बुजुर्ग घबरा गए और प्रताप राव का चेहरा कठोर हो गया। उनका मन पूरी तरह से अशांत हो गया। तभी एक शिष्य घबरा कर चिल्लाता हुआ अंदर आया, बुजुर्ग, बाहर एक आदमी हमारे शिष्यों का कत्ल कर रहा है। आप जाकर देख लीजिए। प्रताप राव की आंखें धुंधली पड़ गईं और वह लगभग गिर पड़े। फिर उदास भाव से वह बाहर भागे और बाकी दोनों बुजुर्ग भी जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। सूरज राणा ने बाहर की ओर देखा, उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक थी, और फिर वह सीधे हॉल के पीछे से निकल गया। महल के बाहर अर्जुन शर्मा के कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद उसने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। इससे पहले कि दानव ज्वाला संप्रदाय के शिष्य समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे हतप्रभ रह गए, क्योंकि तलवार की ऊर्जा की धारें उनके हृदय में घुस गईं और वे लाशों में बदल गए। पलक झपकते ही पास में ही दानव ज्वाला संप्रदाय के जीवित शिष्य स्तब्ध रह गए, जबकि कुछ शिष्य, जो अभी भी कुछ हद तक होश में थे, तुरंत चिल्लाए, मेरे दानव ज्वाला संप्रदाय के एक शिष्य को मारने की हिम्मत कौन करता है? क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है? मूर्ख, अब रुको। साले, जब बड़े लोग आएंगे तो मैं तुम्हें उड़ाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये शिष्य काफी दूर थे और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अर्जुन शर्मा ने उन पर यूं ही नजर डाली और उनके हाथ में रक्तबाग अस्थि तलवार लगातार चमकती रही। पलक झपकते ही एक विशाल और अलौकिक तलवार की आभा शून्य को पार करती हुई उनके सामने प्रकट हो गई।
पफ पफ पफ। दानव ज्वाला संप्रदाय के कुछ शिष्य जो चिल्ला रहे थे, तलवार की ऊर्जा से तुरंत ही मारे गए। जब प्रताप राव और अन्य 2 लोग बाहर आए तो उन्होंने ये दृश्य देखा। प्रताप राव की आंखें लाल हो गईं और वह कांपने लगा। वह बहुत क्रोधित था। अपने क्रोध के बावजूद प्रताप राव को इसे सहना पड़ा। दिव्य तलवार संप्रदाय ऐसा है जिसे उनका दानव ज्वाला संप्रदाय अपमानित नहीं कर सकता। अगर उनका पूरा संप्रदाय एक साथ हमला भी कर दे तो भी वे अपने किसी एक बुजुर्ग के दांत भी नहीं भर पाएंगे। प्रताप राव हवा में खड़े हो गए, गहरी सांस ली और चिल्लाए, करण खन्ना, यहाँ गलतफहमी हो गई है, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो? आखिरकार बड़े साहब आ ही गए। शुक्र है, मैं तो लगभग मरने तक डर गया था। यह आदमी बहुत भयानक है। वह इतना जवान दिखता है, फिर वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? दानव ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों ने, जो अभी तक मरे नहीं थे, राहत की सांस ली जब उन्होंने एल्डर प्रताप राव और अन्य 2 बुजुर्गों को देखा। लेकिन उसी समय अचानक कुछ लोगों को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। सहज ही उसने उसे अपने हाथ से ढक लिया और तुरंत ही गर्म खून बह निकला। धत्तेरी की, उन्होंने वास्तव में बुजुर्गों के सामने किसी को मार डाला। मरने का एहसास अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक है। वह घबराकर जल्दी से प्रताप राव और अन्य 2 के पास पहुंचा। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए। इनाम 3000 अनुभव अंक और 500 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के मार्शल कलाकार को मारने के लिए। पुरस्कार 3000 अनुभव अंक और 500 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक शीर्ष फाउंडेशन प्रतिष्ठान मार्शल कलाकार को मारने के लिए। पुरस्कार 5000 अनुभव अंक और 700 प्रतिष्ठा अंक। उद्धरण चिन्ह। ये लैब बहुत बढ़िया है। अर्जुन शर्मा मुस्कुराया, फिर प्रताप राव की ओर देखा, जिसका चेहरा अब पीला पड़ गया था, और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। धत्तेरी की, प्रताप राव ने मन ही मन कोसा।